हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु वाला चैप्टर शुरू किए थे। इसमें दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, दूसरा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े कि वो जो है स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, या जो बेसिक बिल्डिंग रहता है सेल का उसमें कम मात्रा में ज़रूरत रहती है उसकी, जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे हम लोग, प्रोटीन से देख रहे थे। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसके अलावा लिपिड को भी हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग कंसिडर किए थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे, है ना, कि प्रोटीन अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। और अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ती है तो एक श्रृंखला बनाती है, लीनियर फॉर्म बनाते हैं, उसको रैखिक श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंधन तब बनता है जब अमीनो अम्ल का COOH समूह पानी के एक अणु निर्जलीकरण को छोड़कर अगले अमीनो एसिड के NH2 समूह के साथ में प्रतिक्रिया करता है। तो इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड का ये वाला जो NH2 है ना, जो ग्रुप रहता है, दूसरे वाले के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में मिलकर एक माइनस क्या करते थे, एक अणु जल के निकालते थे, और उसके द्वारा क्या बनता था, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनते थे तो आपस में जब जुड़ जाते थे, कौन, अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज भी देखे थे कि अमीनो एसिड की संख्या जो जितनी रहेगी उतने में हम लोग एक माइनस कर देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या निकल जाएगी। यहाँ से एक एग्जांपल भी लिए थे, 100 अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड का संख्या यदि हमें बताना रहेगा तो 99 आ जाएगा, क्योंकि एक ही कम रहती है। तो ये बात हमें जानना है। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का काम, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो प्रोटीन से ही मिलकर बना रहता है, उसका बेसिक बिल्डिंग जो रहता है क्या रहता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के ना बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहला, विकास और ऊतक की मरम्मत के लिए, मतलब डेवलपमेंट जो भी होती है बॉडी के अंदर में, शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं एज के साथ साथ, वो सब एज के साथ साथ जो परिवर्तन आती है उसको बोलते हैं हम लोग विकास। और विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। दूसरा, ऊतक की मरम्मत के लिए, मतलब जो भी टिश्यू वगैरह डैमेज हो गए तो उसको भी कवर करने के लिए क्या रहती है, प्रोटीन रहती है। तो ये बात हमें जानना है। दूसरा, और देखिए, कोशिका झिल्ली में पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए, एक बात हम लोग पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कैरियर प्रोटीन जो रहता था क्या करता था, उन मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसफर नहीं हो पाती थी, सेल के अंदर में नहीं जा पाती थी, उसको पकड़ के लेके जाने का काम करता था कैरियर प्रोटीन। तो पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। उदाहरण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, GLUT4 सेल में ग्लूकोज परिवहन को सक्षम बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कैसे, अब देखो, ब्लड जो रहती है ग्लूकोज को लेके आती है, कहाँ तक लेके आती है, ग्लूकोज को सेल तक लेके आती है, ग्लूकोज को, है ना, सेल तक। अब इस ग्लूकोज को सेल के अंदर देना है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज तो क्या होते हैं, कार्बन के चैन रहते हैं, वो डायरेक्टली अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या रहती है, GLUT4 नामक प्रोटीन रहती है, कैरियर प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल के अंदर में लेके जाती है, किसको, ग्लूकोज को। तो सीधा क्वेश्चन पूछा था इसको, है ना, कि ग्लूकोज के परिवहन के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटीन रहती है, पूछा था क्वेश्चन। तो GLUT4 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा और देखें, अंतरकोश की जमीनी पदार्थ, अंतरकोश की पदार्थ के रूप में, भरड़ पदार्थ के रूप में कार्य करती है, जैसे कि कोलेजन। अंतरकोश की भरड़ पदार्थ का मतलब, मान लो एक सेल है, दूसरे एक और सेल है, इन दोनों सेल के बीच में क्या रहती है, गैप रहती है। इन गैप को भरने के लिए जो मटेरियल यूज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन, और वही प्रोटीन क्या होती है, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन का सिक्रेशन जानते ही होंगे, संयोजी ऊतक जो रहती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा कोलेजन का स्त्रवण होता है। कोलेजन प्रोटीन जोड़ने का काम करते हैं दो सेलों को, जैसे यह एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में दो सेलों को जोड़ने का काम करती है कौन, कोलेजन प्रोटीन। जबकि प्लांट सेल में करते हैं यही काम मिडिल लेमिला करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लांट सीमेंट बोलते हैं वहां पर, यहाँ पर एनिमल सीमेंट हम लोग इसको बोलेंगे, किसको, कोलेजन को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कोलेजन के बारे में भी और पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए, संक्रामक जीवों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी के रूप में कार्य करती है। क्योंकि हम लोग ब्लड वाला टॉपिक पढ़े रहते हैं, तो ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन रहती है, ब्लड प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन रहती है। यही प्रोटीन फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब प्रोटीन है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है ना, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, वही एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी होते ही क्या है, प्रोटीन ही होते हैं। हमारे शरीर में इन्फेक्शनस स्टेज में जब भी संक्रामक अवस्था आती है, तो उस टाइम में लड़ने के लिए एंटीबॉडी जो बनाती है ना, वो क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। ठीक है, उसके अलावा रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती है, जैसे
गंध स्वाद हार्मोन के लिए रिसेप्टर। अब देखें हम लोग जब पढ़ते हैं है ना, तो जैसे मसल्स वाला टॉपिक पढ़े होंगे है ना, तो मसल्स में यहाँ पर न्यूरॉन्स आई हुई रहती है, तो न्यूरॉन्स के पास में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस रहते हैं ना। ये मसल सेल है, मान लो मसल सेल, मसल सेल। तो मसल सेल में यहाँ पर क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन के पास में जैसी एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ से रिलीज होती है, तो यहाँ पर लगे हुए रहते हैं रिसेप्टर। तो पहले भी हम लोग जानते हैं क्या कि जो रिसेप्टर होती है वो कहाँ पर रहती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में रहती है क्या रिसेप्टर। वैसे ही रिसेप्टर यहाँ पर भी जो जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आंख कान नाक जीभ त्वचा, इन सभी में क्या रहते हैं रिसेप्टर। और वो क्या करते हैं, बाहरी स्टिमुलस, बाहर से जो भी चीज आती है ना उसको है ना भाप लेता है। जैसे कुछ खाते हैं, कुछ मतलब सुगंध आती है तो नाक के द्वारा चली जाती है, घ्राण पिंड लगे हुए रहते हैं यहाँ पर, उसके द्वारा पता चल जाती है। तो रिसेप्टर्स होते हैं वो केमिकल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद में ब्रेन को जाके बताते हैं। स्वाद वाली जो कलिकाएं होती है, जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं टंग में, वो भी हार्मोन के जो भी रिसेप्टर, तो हार्मोन आती है ऐसे काम करती है। हार्मोन के रिसेप्टर दो जगह में होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन में ही सीधा रिसेप्टर रहता है, सेकेंडरी मैसेंजर बना के काम करते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन, जबकि स्टेरॉइडल हार्मोन जो है सीधे अंदर में जाती है न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो जो जीनोम पर जाके काम करते हैं। तो रिसेप्टर अलग अलग जगह होते हैं, तो जो रिसेप्टर रहती है ना वो भी क्या रहती है, प्रोटीन से ही मिलकर बने रहते हैं, बात हमें जानना है। ठीक है। कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन, एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन आदि भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह हार्मोन, हार्मोन से बने हुए प्रोटीन, इसको हम लोग प्रोटीन वाले उसमें पढ़े थे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में, कि हार्मोन जो रहती है वो क्या रहती है, प्रोटीन से मिलकर बने रहती है बहुत सारी। कुछ जो रहते हैं स्टेरॉइड से बने रहते हैं, कुछ जो रहते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ जो रहते हैं एडोथायरोनिन टाइप के हार्मोन होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर के जो हार्मोन इंसुलिन ग्लूकेगॉन वगैरह ये सब प्रोटीनिशियस हार्मोन होती है। एंजाइम जो रहते हैं, एंजाइम में क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है सिर्फ एक को छोड़कर। अभी एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम है, उसके अलावा पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह जो पिगमेंट रहती है जिसकी वजह से कलर आते हैं, वो सब चीज क्या होती है, सब प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन के कार्य इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों में प्रोटीन का काम आता है, इसीलिए प्रोटीन अनिवार्य है। जीवित रहने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। देखिए इधर से प्रोटीन में और भी बात करते हैं। दो जंतु की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। ये बात हमें है ना अभी जस्ट पढ़े कि कोलेजन जो प्रोटीन रहती है क्या करती है, इंटरसेलुलर स्पेस में जोड़ने का काम करती है। कोलेजन प्रोटीन यही करने के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल सीमेंट बोलते हैं। तो है ना सीधा याद रखना कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन कौन है, तो पूछेंगे तो कौन है, कोलेजन प्रोटीन होती है, कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं जंतु जगत की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये जो रहती है फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा क्या रहती है, सिक्रीट की जाती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल द्वारा क्या करती है, सिक्रीट कर किया जाता है, सिक्रीटेड, सिक्रीट। और क्या बनाती है, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने का काम करती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। यही फाइब्रोब्लास्ट सेल जो रहती है ना, किसमें एब्सेंट रहती है, ब्लड में। तो इसी की वजह से ब्लड जो रहती है फाल्स कनेक्टिव टिश्यू हो जाती है, कोलेजन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है ना। तो कोलेजन का सिक्रेशन दूसरे लोग करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू रहती है ना, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, उसके अंदर में रहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। ऊतक के अंदर में सेल ही करती है क्या, कोलेजन प्रोटीन का सिक्रेशन। तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन होती है, कौन, कोलेजन प्रोटीन। उसके अलावा पूरे संपूर्ण जैव मंडल का बोला जाए कि सबसे ज्यादा पूरे जैव मंडल में बोलेंगे तो भाई जो कार्बन का स्थिरीकरण करती है तो कौन, रूबिस्को। तो इसको हमें जानना है, इसका पूरा नाम भी याद रखना। रिबोलोज 1,5 बीस फॉस्फेट होता है ना, 1,5 बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस इसका पूरा नाम है। रिबोलोज 1,5 बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस इसका पूरा नाम होता है किसका, रूबिस्को का। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसको। इसके अलावा और देखते हैं, अगला जानते हैं प्रोटीन का संरचनात्मक स्तर, मतलब प्रोटीन कैसे दिखती है, इसकी संरचना के बारे में देखें तो इसकी क्या है ना, चार संरचनाएं हैं। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाएं होती है ना। तो चार संरचनाएं होती है प्रोटीन में, तो उसको भी देखते हैं कौन कौन सी चार संरचनाएं कैसे बनाती है वो। तो देखिए यह अमीनो एसिड के अनुक्रम का वर्णन करता है, यानी प्रोटीन में स्थिति जानकारी देता है। स्थिति जानकारी मतलब देखो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन में वो 1 डिग्री बनती है। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक संरचना बनती है। ये क्या करता है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना उसको बताएगा। कैसे भाई, एक चैन के फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, तो ये अमीनो एसिड मान लो अमीनो एसिड नंबर 2 है ये,
और ये मान लो अमीनो एसिड 3 4 5 6, अमीनो एसिड नंबर 6 है। तो ये अमीनो एसिड का क्या बताएगा, ये क्रम को बताएगा कि कैसे अमीनो एसिड रहती है, कौन से सीक्वेंस में। जैसे मान लो ये लाइसिन है, ये वेलिन है, तो इसके सीक्वेंस को बताता है कौन, प्राथमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखें, इसमें बाया छोर जो रहेगा, पहला अमीनो एसिड एन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है, बाया और दाया मतलब, बाया मतलब लेफ्ट साइड और इधर क्या है, राइट साइड। ठीक है, इधर राइट ले लेते हैं, राइट। ये वाला लेफ्ट साइड है, ये वाला है ना लेफ्ट है, और ये वाली क्या है, राइट है। तो क्लियरली दिखाई देना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए क्लियरली क्या, कि जो लेफ्ट तरफ रहता है ना, एन टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल, एन टर्मिनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं क्या, एमाइन ग्रुप रहती है, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप है यहाँ पर, NH2 ग्रुप है। जबकि यहाँ पर एन राइट वाले में देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो क्यों सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर रहती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए सी है, टर्मिनल है यहाँ पर। तो हमें जानना है कि दाया छोर जो रहती है, अंतिम छोर अमीनो एसिड, सी टर्मिनल होती है अमीनो एसिड, जबकि पहले वाले क्या होती है, एन टर्मिनल। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो इसको ऐसे याद रखना है ना, एल एन से याद रखना, एल एन। ठीक है, और इधर क्या है, आर सी से याद रख लेना। ठीक है, आर सी। राइट तरफ क्या रहेंगे, आर सी, आर सी जानते हो, आर सी बुक, आर सी जानते हो, जो भी हम लोग जो व्हीकल वगैरह खरीदते हैं ना, वाहन वगैरह, तो उसमें आरसी मिलता है, एक कार्ड मिलता है। तो उससे याद रख लेना, आरसी राइट मतलब क्या है, कार्बन टर्मिनल। ठीक है, और एन मतलब क्या है, एन, एल एन से याद रख लेना इसको। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ क्या रहती है, एन टर्मिनल रहती है। बात भी हमें याद रखना, प्राथमिक संरचना में अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो स्थिति पूछेंगे तो बता देना है, ये दाया रहती है, वो बाया रहती है, बस याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखें, और यहाँ एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को हेलिक्स के रूप में मोड़ा जाता है। देखो क्या होती है, ये जो है ना, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये माध्यमिक संरचना जो होती है, प्राथमिक संरचना, माध्यमिक संरचना, तृतीयक और चतुर्थक संरचना में हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्राथमिक संरचना लीनियर फॉर्म बनाती है, सेकेंडरी वाली जो रहती है ना, वो क्या बनाती है, हेलिक्स बनाती है। ये बात हमें याद रखना। या इसको माध्यमिक संरचना या बोलते हैं 2 डिग्री, या इसको बोलते हैं द्वितीयक संरचना, बोलते हैं द्वितीयक। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, 2 डिग्री संरचना बनाई है। और इन लोग देखो कैसे रूप में है, हेलिक्स के रूप में। हेलिक्स का मतलब जैसे क्वाइल हो गया रहता है, ऐसे क्वाइलिंग रहती है उसकी, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को, एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ऐसे रहेंगे, दूसरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ऐसे रहेंगे, और आपस में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, अभी देखेंगे, तो उसके द्वारा जुड़ती है, तो उसको हेलिक्स रूप ले लेती है। इसमें केवल दाएं हाथ के घुमाव वाला होता है, मतलब यहाँ पर राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, राइट हैंडेड हेलिकल। ये क्या होती है, राइट हैंडेड हेलिकल, मतलब राइट हैंड से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे सीधा सीधा रहेगी, ये नहीं कि ऐसा रहेगी। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड हमेशा ऐसे उल्टा रहता है, ऐसे उल्टा। लेकिन ये वाले क्या रहते हैं, ऐसे सीधा रहते हैं, सीधा क्वाइल्ड होता है। तो इस तरफ से जब राइट तरफ से घुमाव रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, दाएं हेलिक्स, मतलब दाएं हाथ तरफ, मतलब राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। जैसे कि कौन कौन से आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैराटीन, कैरोटीन, और दूसरा क्या होता है, फाइब्रोइन, रेशम फाइबर वगैरह जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड सीड भी बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स भी बन सकती है ऐसा टाइप का, या बीटा प्लेटेड सीड भी बनाते हैं जब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं। तो देखो, एक जो रहेगी, एक सीधा सीधा घुमाव रहेगी तो अल्फा हेलिक्स है, लेकिन अल्फा कार्बन से होता हुआ जब घूमता है ना तो उसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा कार्बन भी और शामिल हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीड बोलते हैं। तो ये बात हमें जानना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, कैराटीन है, और दूसरा कौन सा है, फाइब्रोइन, रेशम फाइबर जो रहती है क्या रहती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, बात हमें जानना है, ठीक है। इसके आगे और देखिए, जैसे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका हेलिकल किरेटिन प्रोटीन जो रहती है ना, ये कौन सा है, किरेटिन, किरेटिन है ये, किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन क्या होती है, किरेटिन प्रोटीन वो होती है जो हमारे नाखून वगैरह में रहते हैं, हेयर्स जो रहती है वो किरेटिन प्रोटीन रहती है, डेड रहते हैं, डेड। ये जो नाखून वगैरह डेड रहती है, ऊपर वाला हिस्सा पूरा क्या रहता है, डेड रहता है। उसके अलावा जो हूव्स वगैरह, सिंग वगैरह जो रहती है गाय वगैरह में, वो भी क्या रहते हैं, डेड रहते हैं। तो किरेटिन प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। उसके अलावा जो ऊन रहते हैं, ऊन में फाइब्रोइन, सिल्क प्रोटीन होते हैं। तो सिल्क वगैरह, जहां पर सिल्क निकलते हैं, जहां से रेशम कीट वगैरह से सिल्क बनती है, तो उसमें भी फाइब्रोइन नाम का क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सिल्की रहते हैं वो, चमकदार भी रहते हैं वो, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं तृतीयक संरचना।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद में हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ पेचदार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को एक खेखुली ऊनी गेंद की तरह आगे मोड़ा जाता है। ये 3D व्यू देता है। हम लोग एक है ना, जो भी जैसे घर में स्वेटर वगैरह जब बुनते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक खोखला गेंद टाइप का क्या रहता है, यहाँ पर ऊनी ऊन रहता है, ऊन ऊन जो रहता है खोखला गेंद रहता है ऐसे। तो ये जो तृतीयक स्ट्रक्चर होती है वही क्या करती है, एक खोखली ऊनी गेंद की तरह ही क्या होती है, दिखाई देती है। और इसका ये 3D व्यू देता है, मतलब 3 डिग्री 3 डायमेंशनल व्यू देते हैं, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर है ये। मतलब ऐसा फोल्डिंग रहेगा कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा जो उसका धागा का जैसे रहता है ना, धागे में ऐसे गोल रहता है, तो कौन सा धागा कहाँ से गया है कुछ पता नहीं रहता, आपस में लिपटे हुए रहते हैं, तो वैसे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो देखो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, इस टाइप के दिखाई देंगे। और डायग्राम भी दे के क्वेश्चन पूछेंगे तो भी हमें बताने आना चाहिए कि पहला है ना प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। कि देखो प्राइमरी में तो सीधा सीधा लीनियर फॉर्म रहेंगे, सेकेंडरी में है ना दो रहेंगे ज्यादा, या तो हेलिकल रहेगा ऐसा, या तो क्या रहेंगे, दो लोग जुड़े हुए रहेंगे आपस में। तृतीयक में क्या उसका पहचान पाना मुश्किल है, खोखली ऊन के गेंद के जैसा दिखाई देती है, 3D व्यू दिखाई देता है इसका। प्रोटीन की कई जैविक गतिविधियों के लिए तृतीयक संरचना बहुत आवश्यक है, जैसे मायोग्लोबिन और एंजाइम है तृतीयक संरचना में। यहाँ पर ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन रहेंगे तभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो भी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जो भी होता है ना वो सब होते रहेंगे। यदि वो नहीं हुआ, वो टूट गया, तो क्या हो जाएगा कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाएंगे, तो ये टूट जाएगा, तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, मतलब जैविक क्रियाकलाप के लिए प्रोटीन का कौन से स्ट्रक्चर का होना जरूरी है वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो कौन से स्ट्रक्चर का जरूरी है, टर्सरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना के बारे में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दिया है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होती है, मसल्स में रहने वाले जो पिगमेंट होते हैं उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। ब्लड में रहने वाले को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जबकि मसल्स में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। और दूसरा एंजाइम वगैरह जो रहती है ना, उन लोग भी क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। किसके, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजाइम को तो दे ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंजाइम से हर साल क्वेश्चन आते ही रहता है। तो एंजाइम प्रोटीन के कौन से रूप को व्यक्त करता है वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रोटीन जो है कौन से स्ट्रक्चर को, 3 डिग्री स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के 3 डिग्री स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, कौन, एंजाइम। और उसके अलावा मायोग्लोबिन को भी दे सकते हैं। मायोग्लोबिन प्रोटीन के कौन सी संरचना को दिखाता है, तो कौन सी संरचना है ये, टर्सरी संरचना होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं चतुर्थक संरचना। चतुर्थक संरचना में देखें, यहाँ एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तृतीयक संरचना बनाती है और प्रत्येक श्रृंखला प्रोटीन के सब यूनिट्स के रूप में कार्य करती है। प्रोटीन के सब यूनिट्स के मतलब जैसे एक एक खंड, एक श्रृंखला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ऐसे सब बनते रहती है। जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट है ना। हम लोग जो पढ़े भी रहते हैं 1 HB जो रहता है किसका, एडल्ट का, वो बना हुआ रहता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन से, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। जिस टाइम में हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़े हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन, तो ये अल्फा चैन है, ये बीटा चैन है, ये दोनों आपस में सब यूनिट, प्रोटीन के सब यूनिट्स के रूप में काम कर रहे हैं। और सभी लोग आपस में मिले हैं तभी तो एक हीमोग्लोबिन बन के तैयार हुआ है। तो हीमोग्लोबिन की जो संरचना है इस टाइप से दिखाई दे रहा है, जिसमें हीम ग्रुप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ जगह में जो धागे की नुमा संरचना जो होती है प्रोटीन की, उसको बाउंड करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर एडल्ट के अलावा इन्फेंट की बात करते थे, इन्फेंट में 1 HB बना रहता है, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा से मिलकर बने रहते हैं, है ना। तो ये बात भी हमें जानना है। तो याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो रहती है प्रोटीन की कौन सी संरचना को दिखाती है, पहला क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी कि चतुर्थक संरचना को दिखाती है। जबकि मायोग्लोबिन किसको दिखाती है, वो टर्सरी स्ट्रक्चर को दिखाती है। मायोग्लोबिन और एंजाइम को तो याद ही रखना है, भूलना ही नहीं। मायोग्लोबिन और एंजाइम ये दोनों प्रोटीन के तृतीयक संरचना को बताती है, जबकि ये क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चतुर्थक संरचना को बताती है। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, या प्रोटीन के चतुर्थक संरचना के एग्जाम्पल कौन है वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कौन है, हीमोग्लोबिन होती है। तो याद रखना, दो अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन को देख सकते हैं एक नजर में। यहाँ से हम देखेंगे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन बनता है, तो इसमें सीधा देखने से ही पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। सीधा सीधा लाइनअप वाला रहेंगे, प्राइमरी है वो, है ना। सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में 2 डायग्राम दिया है यहाँ पर। कभी कभी वो जब है ना क्रमशः वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसमें पूछेंगे कि देखो दोनों डायग्राम को देंगे तो पूछेंगे प्राइमरी सेकेंडरी है,
कि सेकेंडरी सेकेंडरी है, कि सेकेंडरी टर्सरी है, कि टर्सरी क्वाटरनरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये प्राइमरी में सिंगल है, ये सेकेंडरी में है ना, याद रखना ये दो लोग हैं, टर्सरी में सिर्फ एक एग्जाम्पल को याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसके कंपेरिजन में। और उसके बाद में क्वाटरनरी में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले रहेंगे, तो सीधा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। तो बात हमें जानना है, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन देंगे तो ऐसे बनाना है हमें। और भी देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे अमीनो एसिड का क्रम बनते जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को है ना 3D व्यू में दिखाया गया है, अल्फा हेलिक्स कैसे बने हुए हैं, है ना, और उनके बीच में बॉन्ड बनी हुई है, उन सबको भी बताए हैं। यहाँ पर देखो एक बात याद रखना कि देखो अमीनो एसिड जो रहती है ना, अमीनो एसिड वो आपस में अमीनो एसिड से जुड़ती है, किसके द्वारा, अमीनो एसिड जुड़ते हैं दोनों, किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं आपस में। ये कौन सी बॉन्ड है इसके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये बात हमें जानना है। तो एक अमीनो एसिड है ना दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा है पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना, अमीनो एसिड ये भी है, एक और अमीनो एसिड का चेन है, एक और अमीनो एसिड है यहाँ पर, ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। तो ये बात हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके बीच में देखो ये तो हो गया क्या, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया पीबी, ये भी क्या हो गया पीबी, पीबी है, मतलब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। जबकि ये वाला क्या है, दो अमीनो एसिड है ना, क्या रहते हैं, दो मतलब श्रृंखला बोल सकते हैं, दो श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और इसको हम लोग पढ़े भी रहते हैं, इंसुलिन जब पढ़ते हैं हम लोग, इंसुलिन बनाना, वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। तो एक अमीनो एसिड का क्रम यानी कि पॉलीपेप्टाइड का क्रम, एक पॉलीपेप्टाइड चैन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चैन से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ती है, जबकि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये बात भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर रहती है इसकी। इसके आगे और देखें, अगला है देखो प्रोटीन हो गया यहाँ तक, है ना। दूसरा बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स है, कौन सा, पॉलीसेक्राइड्स है। तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में जानते हैं। पॉलीसेक्राइड ये शर्करा मतलब मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। उदाहरण कौन से, अभी एक होमोपॉलीमर होते हैं कि हेट्रोपॉलीमर होते हैं, ये बात हमें आगे जानना है। सिर्फ अभी ये याद रखना कि मोनोसेक्राइड या शर्करा के क्या है, पॉलीमर है, कौन, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, श्रृंखला होता है, एक पूरा श्रृंखला। सेक्राइड्स का मतलब शर्करा है तो सेक्राइड्स वर्ड यूज कर देते हैं, प्रोटीन रहता है पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, यहाँ पर शर्करा है तो सेक्राइड्स बोल दिए। तो देखो इसमें क्या होती है, पहला स्टार्च के बारे में देखते हैं। तो स्टार्च ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, मतलब पूरे ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनेंगे, स्टार्च बनेंगे। दूसरा कौन सा, सेलुलोज, तो ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब ये भी पूरा ग्लूकोज से मिलकर बना है, सेलुलोज। तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन में होती है ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है ये भी। चौथा होती है इनुलिन, ये फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनुलिन को अभी तक ना दिए नहीं है, दे सकते हैं, पता है इसको क्यों, क्योंकि इनुलिन को ना एनसीईआरटी इतना छिपा के लिखा है ना, कि ना उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। मतलब बीच में लिखा है इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है, बस एक वर्ड लिख दिया है उसके बाद चला गया है वहां से। तो इनुलिन फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर्स होती है, तो ये बात याद रखना। तो ऑप्शन में देंगे इनुलिन बहुलक है, फ्रक्टोज ग्लूकोज है ना, और माल्टोज लैक्टोज, ऐसे ऑप्शन देंगे। तो याद रखना फ्रक्टोज का इनुलिन बहुलक होता है ना, एफ आई से याद रख लेना भाई इसको, ठीक है। फ्रक्टोज एफ आई, फिशरीज इंस्पेक्टर से याद रख लेना इसको, ठीक है, एफ आई। तो याद रखना इनुलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का, जबकि बाकी लोग किसके बहुलक है, ये पूरे ग्लूकोज के है ना बहुलक है, ग्लूकोज से बने हैं। और कैसे बने हैं, होमोपॉलीमर, मतलब इनुलिन में पूरे फ्रक्टोज है और इसमें क्या है, पूरे तीनों में पूरे ग्लूकोज है, ठीक है, हमें याद रखना है। तो देखिए यहाँ से और कुछ बातें जानते हैं। जो स्टार्च होती है ना, ये स्टार्च क्या होती है, प्लांट में रिजर्व मटेरियल के रूप में रहती है, प्लांट का संचित भोज्य पदार्थ है, संचित पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ मतलब रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट्स, संचित भोज्य पदार्थ है प्लांट का। जबकि ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल का, जंतु का संचित भोज्य पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ, मतलब बोले हम कि जंतुओं में ग्लूकोज किस रूप में संचित होती पूछेंगे तो ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि
पौधों में किस रूप में संचित होती है पूछेंगे तो स्टार्च के रूप में होती है। तो फिर सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो रहती है ये जो रहती है प्लांट की लुगदी बनाती है, मतलब प्लांट्स में रहती है, प्लांट का सेल वाली इसी से बना रहता है सेलुलोज से। तो प्लांट के सेलुलोज बनाने में चली जाती है ये ग्लूकोज के होमोपॉलीमर होते हैं कौन, सेलुलोज। और सेलुलोज जो रहती है इसी का डाइजेशन करने के लिए एनिमल्स बने रहते हैं, दूसरे एनिमल्स मतलब रूमिनेट एनिमल्स सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो अलग अलग सब बात है, इनोलिन के बारे में भी जानते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। स्टार्च गेहूं, गेहूं का आटा है ना, गेहूं में संचित था, आटा बना है उसके तो स्टार्च है। सेलुलोज, सेलुलोज को हम देख सकते हैं कपास, कपास जो रहती है ना उसमें जो ये रेसे जो टाइप की जो बनती है ना, इससे है ना कई कपड़ा वगैरह उद्योग में कई जगह में इसका काम रहता है तो उससे बनती है। इसी से क्या है ना हमारा किताब वगैरह का जो पन्ना रहता है वो सब भी बनते हैं। उसके अलावा जो नोट वगैरह रहते हैं वो भी बनते हैं कपास से ही। उसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो ज्यादातर संचित रहते हैं लीवर में, तो देखो यहाँ पर लीवर का डायग्राम है। इनुलिन वगैरह के बारे में देख सकते हैं, तो इन सब जगहों में रहती है इनुलिन, इस टाइप के दिखाई देते हैं, तो ऐसे याद रखना है हमें। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इनुलिन। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, अमीनो शर्करा जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है ना, ग्लेक्टोसाइमिन आदि से बने जटिल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अमीनो शर्करा जैसे कि ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो रहती है ना, उन लोग किससे बने रहते हैं, ये जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं ना। जटिल पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल कौन है पूछेंगे तो बताना है कौन सा, ग्लूकोसामीन है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होती है क्या होती है, जटिल पॉलीसेकेराइड्स होती है। अमीनो शर्करा होते हैं, मतलब अमीनो एसिड जो रहती है शुगर के साथ में बाइंड करके बनाई हुई रहती है ग्लूकोसामीन, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को बनाई हुई रहती है, और ये क्या होती है, जटिल पॉलीसेकेराइड। चूंकि दो चीजें हैं, अमीनो है यहाँ पर और यहाँ पर शर्करा है, इसलिए इन लोग हेट्रोपॉलीमर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इन लोग, हेट्रोपॉलीमर्स। हिंदी वाला एनसीईआरटी इसको होमोपॉलीमर दिया है क्या, होमोपॉलीमर दिया है कि हेट्रोपॉलीमर दिया है बताना, ठीक है। तो याद रखना है इसको, जटिल पॉलीसेकेराइड ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके एग्जांपल देंगे है ना। जटिल पॉलीसेकेराइड्स कौन होते हैं, ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। उसके बाद में देखते हैं अगला काइटिन, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन, काइटिन क्या होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होती है। देखो ये जो रहती है यहाँ पर काइटिन को होमोपॉलीमर्स लिखे हैं, और एनसीईआरटी वालों ने भी यही लिखा है होमोपॉलीमर्स को। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होती है काइटिन, और काइटिन के बारे में जानते हैं हम लोग, काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनी रहती है काइटिन की। उसके अलावा जो ये आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, उसमें भी बाह्य कंकाल जो रहती है आर्थ्रोपोडा की, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल भी किससे मिलकर बनी रहती है, तो वो बनी रहती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमर बनी रहती है, होमोपॉलीमर से। फंगल सेल की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति भी क्या होती है, कोशिका भित्ति भी बनी हुई रहती है, किसकी, काइटिन की बनी हुई रहती है कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये केकड़ा, ठीक है, क्रैब है, तो इसके ऊपर में जो इस एक्सोस्केलेटन होते हैं इसके, है ना, वो क्या रहती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जब ये मर जाता है तो ऊपर की खाल जो रहती है वो बच जाती है, झिल्ली के रूप में बच जाती है। इंसेक्ट वगैरह के पंख को देखना, तो आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी रहता है, जैसे उसको देखना, बिच्छू वगैरह को देख सकते हैं यहाँ पर, या केकड़ा को देखना, उसके एक्सोस्केलेटन जो रहते हैं ना वो किससे बनी रहती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनी रहती है, और इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसमें, ठीक है। तो ये बात दोनों को याद रखना है हमें। उसके अलावा और देखें, पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। यह बंधन तब बनता है जब अलग अलग मोनोसेकेराइड्स निर्जलीकरण द्वारा दो कार्बन परमाणुओं के बीच में जुड़ जाते हैं। मतलब ये है, क्या होती है कि पॉलीसेकेराइड जो रहते हैं ना, इसके टाइप्स रहते हैं। पॉलीसेकेराइड जो रहती है उसमें अलग अलग रहते हैं ये। जब शुरू में एक रहता है ये तो मोनोसेकेराइड्स रहते हैं, एक से ज्यादा होती है तो डाइसेकेराइड्स, ऐसे करके बनते हैं इन लोग। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का याद रखना, जिसमें कितने होंगे, एक कार्बन होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोसेकेराइड्स। एक कार्बन मतलब एक कार्बन के चेन होंगे, एक कार्बन के चेन। जैसे वो साइक्लिक भी हो सकता है, देखो साइक्लिक है, कार्बन की ग्लूकोज वगैरह जो रहेगी वो मोनोसेकेराइड्स रहती है। उसके अलावा दूसरा डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, तो इसमें क्या रहेंगे, दो कार्बन के चेन, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे और दो कार्बन के चेन बनाएंगे, डाइसेकेराइड्स बन जाएंगे। उसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं,
ओलिगोसेक्राइड्स। तो ये क्या है? तो 2 से लेकर 10 कार्बन की जब चेन बनती है ना, 2 से लेकर 10 कार्बन के चेन, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ओलिगोसेक्राइड्स। उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे, 4 प्रकार के सेक्राइड्स हैं सेक्राइड। तो ये क्या होती है? 10 से ज्यादा कार्बन के चेन, कार्बन के चेन है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। अब देखो, दो पॉलीसेक्राइड्स में मतलब दो मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या करते हैं? निर्जलीकरण करते हैं। निर्जलीकरण का मतलब -H2O करेंगे, यहाँ से जल के अणु को निकालेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये वाला जो जुड़ते हैं उस टाइम में वहां पर रहती है क्या? ऑक्सीजन। और देखो -H2 हो गया यहाँ से, और इसके बीच में जो लिंकेज बनी वो कौन सी लिंकेज बनी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। तो ये बात हमें याद रखना कि मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड जब बनती है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं आपस में। और कैसे जुड़े रहते हैं? डिहाइड्रेशन करके, मतलब निर्जलीकरण करके बने हुए रहते हैं इन लोग, है ना। तो याद रखना डाइसेक्राइड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को यहाँ पर बताया है, ग्लाइकोजन के एक हिस्से का आरेखी प्रतिनिधित्व करता है। इसको बताया है, एक ग्लाइकोजन में मॉलिक्यूल्स जो है ऐसी इस टाइप की दिखाई देती है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के देंगे तो ग्लाइको इसका स्ट्रक्चर है पूछेंगे तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की दिखाई देती है। एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, उसको इस टाइप से ब्रांचिंग करके दिखाया गया है। ग्लाइकोजन इस टाइप से दिखाई देती है। और ग्लूकोज के क्या होते हैं? इन लोग होमोपॉलीमर्स होते हैं ग्लाइकोजन जो है, ठीक है। इसके आगे और देखें, स्टार्च। स्टार्च पेचदार माध्यमिक संरचना बनाते हैं, मतलब इन लोग द्वितीयक संरचना बनाते हैं। द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना कब बनेगी? जब दो दो चेन आपस में जुड़ते हैं तो द्वितीयक संरचना बनती है। प्रोटीन में देखे हम लोग, इसमें भी है वही चीजें, है ना। तो देखना, जैसे स्टार्च, स्टार्च पेचदार माध्यमिक संरचना या तृतीयक संरचना बनाते हैं। या नीला रंग देने वाले पेचदार भाग में I2 अणुओं को पकड़ सकता है। देखो, एक होता है क्वाइल्ड, ऐसे क्वाइलिंग है, ठीक है। और एक होती है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर, क्वाइलिंग नहीं है यहाँ पर। ये देखो, ऐसा है ये इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं, धागे नुमा संरचना टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते हैं, ये स्टार्च है ना, क्वाइलिंग किया हुआ है, मतलब कोई भी चीज जब आएगा इसके बीच में तो उसको ना फंसाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर क्वाइलिंग कर रहा है ये, क्वाइलिंग में कोई भी चीज आएगा तो यहाँ पर इसको पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता? ये लोग नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर आएगा तो नीचे ही गिर जाएगा, वो तो पकड़ाएगा ही नहीं। यहाँ पर आएगा तो पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर I2 मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना, फंस जाते हैं। मतलब स्टार्च परीक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्टार्च का जब परीक्षण करते हैं, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करते हैं तो कौन से कलर का दिखाई देता है? पता है? नीला कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर देखो AR वाले क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सीधी सी बात है कि याद रखना कि जब स्टार्च में I2 परीक्षण करते हैं, I2 मतलब आयोडीन का परीक्षण करते हैं, आयोडीन टेस्ट, तो नीला रंग दिखाई देता है। तो उसका रीजन लिखा रहेगा क्योंकि उसके पेचदार भाग में क्या रहती है? आयोडीन के अणु क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नीला कलर दिखाई देता है। मतलब आयोडीन के साथ में उसका रिएक्शन होता है ग्लूकोज का। तो आयोडीन के साथ में रिएक्शन होगा तो हम जानते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं पूरे, C6H12O6 है। तो वहां पर जब जहां पर हाइड्रोजन रहेगी वहां को रिप्लेस करेगा वो। क्यों? आयोडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वहां पर, मतलब वो क्या करते हैं? आयोडीन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि आयोडीन के पास, आयोडीन को क्या चाहिए? आयोडीन को क्या चाहिए? आयोडीन क्या रहता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहती है उसकी। तो वो क्या करता है? उस जगह पर टारगेट करेगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है उसको, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसके बाह्य कक्षक में। इसीलिए वो क्या करता है? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वहीं पर जाके जुड़ जाती है। तो जब जुड़ेगी तो मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो क्या कौन सा कलर दिखाई देते हैं? नीला कलर दिखाई देते हैं। तो स्टार्च जो रहती है वो आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव देता है ना। कौन सा टेस्ट को? आयोडीन टेस्ट। पॉजिटिव का मतलब नीला कलर दिखाई देना, ब्लू कलर। और जबकि सेलुलोज जो रहती है ना वो नहीं कर सकती है। सेलुलोज में कोई जटिल संरचना नहीं है, इसलिए आयोडीन को पकड़ नहीं सकती, इसलिए ब्लू कलर नहीं देती। तो स्टार्च परीक्षण है ना, मतलब आयोडीन परीक्षण को बोलेंगे तो किसमें सक्सेसफुल होता है? तो स्टार्च में होता है, जबकि सेलुलोज में नहीं होता। तो ये ब्लू कलर नहीं देती है, ये बात याद रखना। कौन? सेलुलोज। हालांकि दोनों होमोपॉलीमर होते हैं, किसके? ग्लूकोज के, तो देना चाहिए लेकिन नहीं देता।
हमें याद रखना है इसको, ठीक है। चावल के पानी वगैरह से ऐसे कर सकते हैं हम लोग, परीक्षण करने के लिए देखेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। इसके आगे और देखें, अगला न्यूक्लिक एसिड वगैरह के बारे में है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा से वो जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स वगैरह, मोनोसैकेराइड्स वगैरह के एग्जाम्पल वगैरह के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, तो ताकि हमें याद रहेगा। तो देखो डाइसैकेराइड्स वगैरह, मोनोसैकेराइड्स में तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोसैकेराइड्स में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, ग्लूकोज आती है, लैक्टोज आती है ना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला आती है माल्टोज, माल्टोज आती है। तो माल्टोज बना हुआ रहता है किससे, दो ग्लूकोज अणुओं से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो रहती है आपस में डिहाइड्रेशन करके, मतलब आपस में हाइड्रोजन के आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालकर जुड़ी हुई रहती है और क्या बनाती है, माल्टोज बनाई रहती है। यहाँ पर दूसरा पढ़ते हैं हम लोग लैक्टोज, लैक्टोज बनी रहती है किससे, तो ग्लूकोज से बनी रहती है प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी रहती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये भी आपस में दोनों, है ना, -H2O करके जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा सुक्रोज, सुक्रोज जो रहती है इसमें भी क्या है, ग्लूकोज रहती है, लेकिन इसके साथ में रहती है क्या, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सुक्रोज होते हैं। सुक्रोज के लिए बहुत सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक बात इंपॉर्टेंट है, अनअपचायक होते हैं ये, अनअपचायक शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ये शर्करा, कौन, सुक्रोज। इसमें क्या रहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें, है ना, जीएफ से याद रखना, जीएफएस, एसजीएफ। बाकी में क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज, है ना, ये क्या गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। माल्टोज में तो दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं क्या, कि चाहे वो डाइसैकेराइड कोई भी हो, उसमें ग्लूकोज कॉमन ही रहता है। ग्लूकोज इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कॉमन ही रहेंगे, बस एक एक अंतर आ जाती है। तो मोनोसैकेराइड, लैक्टोज और ये सुक्रोज को हमें जानना है। अनअपचायक शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं अनअपचायक शर्करा कौन है करके, सुक्रोज है ना, किसी भी हालत में याद रखना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बात जाने। अगला जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े हुए रहते हैं, है ना, फिर भी यहाँ पर पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स मतलब क्योंकि अलग अलग यूनिट रहती है इसकी, इसीलिए हेट्रोपॉलीमर्स बोलते हैं, है ना। तो याद रखना, यानी कि कई न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने से जुड़े रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ी हुई है, जैसे शुगर है, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट, तीन अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हेट्रोपॉलीमर्स होती हैं और आपस में इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देते हैं न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। इसमें शुगर रहती है, और शुगर पहले सबसे पहले जुड़ी हुई रहती है किसके साथ में, तो नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ी हुई रहती है, और फास्फेट फिर से आता है। तो तीनों लोग, है ना, मिलकर बनाते हैं एक संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। पहले न्यूक्लियोसाइड रहती है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनती है, तो इसके बारे में देखते हैं। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, कौन कौन से, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का, है ना, क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड का अंतर रहता है, डीऑक्सीराइबो है और ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो दोनों में हम लोग देख सकते हैं ज्यादातर जो डीएनए रहती है ना, डबल स्टैंडर्ड रहती है, डीएस, जबकि इन लोग ना सिंगल स्टैंडर्ड रहना पसंद करते हैं, कभी कभी डीएस हो जाते हैं, कौन, आरएनए वाले लोग, ठीक है। देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल किसकी, वाटसन एंड क्रिक की। तो डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होती है कि डीएनए में ऐसे हेलिक्स बने हुए रहते हैं, मतलब ऐसे घुमावदार पेच रहती है, ऐसे घुमावदार ऐसे पेच रहती है ऐसे। तो चूंकि एक हेलिक्स है, इसके अलावा एक और रहती है इसमें जस्ट अपोजिट ऐसे, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। तो हम लोग इसको, है ना, समझने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा, है ना, ऐसे करके ऐसे, है ना, ये ऐसे बनाए हुए रहते हैं हेलिक्स को, ये एक, और इसके बीच में इधर 3 डेज लिखेंगे, इधर 5 डेज, तो इधर 5 डेज रहेगा एक तरफ, एंड दूसरे तरफ 3 डेज रहते हैं, ठीक है। ऐसे रहती है ये, मतलब इन लोग एंटी पैरेलल सीक्वेंस में रहते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो रहती है डीएनए की, तो उसको हम लोग को जानना है। तो डीएनए के 1 दर्जन से अधिक रूप है, मतलब 12 से भी ज्यादा डीएनए है ना। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो उसमें कौन कौन से, एक डीएनए ए बी सी डी ई जेड, ये इस टाइप के क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। चूंकि वाटसन क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, वो कौन सा वाला डीएनए था, तो वो डीएनए था बी डीएनए,
बी डीएनए की संरचना को बताए थे इन लोगों ने, किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो याद रखना बी डीएनए था वो, ठीक है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक डबल हेलिक्स के रूप में समानांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अब देखो इस यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर शुगर जो है ये जुड़ी है किससे, नाइट्रोजन बेस से। तो शुगर जुड़ी हुई रहती है किससे, नाइट्रोजन बेस से। और शुगर यहाँ से एक चीज और से जुड़ी है, फास्फेट से भी जुड़ी है। तो जब नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई रहती है शुगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में जुड़ गई कौन, फास्फोरस, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट या फास्फोरस, तो बना देती है क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना रही है ये। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 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 आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, तो यही न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड सब जुड़ के ऐसे ऐसे जुड़ेंगे तो ये बना देंगे क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ही चयन होता है जो डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए जो बता रहे हैं वो क्या रहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ही क्या होता है, श्रृंखलाएं होती है। ये बात हमें जाने कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं जो डबल हेलिक्स के रूप में, है ना, क्या रहते हैं, समानांतर मतलब एंटी पैरेलल जो रहते हैं सीक्वेंस में क्या रहते हैं, क्वाइल्ड रहते हैं, ठीक है। डीएनए को हम लोग, है ना, ऐसा जो क्वाइल्ड है उसको हम लोग सीधा सीधा सीढ़ी नुमा संरचना के रूप में बना के देखेंगे। तो सीढ़ी में हम जानते हैं सीढ़ी बनी हुई रहती है, सीढ़ी। तो सीढ़ी में ये वाला जो उसका स्टेप रहता है ना, ये इसमें दो चीजें होती है, एक शुगर रहती है, दूसरा कौन सा, फॉस्फेट। इसमें भी वही कहानी है, शुगर प्लस फॉस्फेट। लेकिन इसमें जो चढ़ने के लिए सीढ़ी में जो लगी हुई रहती है स्टेप वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो ये बना हुआ रहता है किससे, ये स्टेप बने हैं किससे, तो ये नाइट्रोजन बेस के बने हैं, नाइट्रोजन बेस से बने हुए हैं। देखो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि पूरे जगह में शुगर फॉस्फेट है, इसमें भी पूरा शुगर फॉस्फेट है, जबकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर। और नाइट्रोजन बेस जो रहती है वही क्या बनाती है, स्टेप बनाती है सीढ़ी का। तो उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन बेस में दो टाइप के हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, है ना, इसी चैप्टर में। नाइट्रोजन बेस में दो चीज पढ़े, एक पढ़े हम लोग प्यूरिन के बारे में और दूसरा पैरीमिडीन के बारे में पढ़े हुए रहते हैं, पैरीमिडीन। तो प्यूरिन में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़े, एडेनिन ग्वानिन, जबकि इसमें साइटोसिन और थाइमिन के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों जो चीजें होती है, देखो इसमें जो थाइमिन जो हम लोग यूज करते हैं ना वो डीएनए है तब यूज करते हैं, वरना तो फिर जब आरएनए रहती है तो थाइमिन की जगह में यूरेसिल रहती है यहाँ पर, ठीक है। एक मेजर अंतर वही है डीएनए और आरएनए में, है ना, तो ये भी बात हमें जानना है। तो जब भी हम लोग डीएनए के इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें जैसे हमारा एक प्यूरिन रहेगा ना, जैसे ग्वानिन यहाँ पर दिया है, वो हमेशा जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब बोले कि एक प्यूरिन जो रहती है ना, एक प्यूरिन दूसरे पायरीमिडिन से जुड़ती है, पायरीमिडिन, एक प्यूरिन दूसरे पायरीमिडिन से जुड़ी है। लेकिन इसमें जब ग्वानिन जुड़ती है साइटोसिन से तो इसमें रहते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तभी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर देखिए थाइमिन जुड़ी है किससे, तो थाइमिन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड से, जुड़ती है एडेनिन से। तो एडेनिन यहाँ पर क्या है, प्यूरिन है, जबकि थाइमिन क्या है, पायरीमिडिन। मतलब जब भी जुड़ेगा ये दोनों आपस में तो एक प्यूरिन दूसरे पैरीमिडिन से ही जुड़ेगा, लेकिन इनके बीच में जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ती है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जब जुड़ाव होगा तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी। तो बताओ इन दोनों में से मजबूत बॉन्ड कौन होगा, तो मजबूत कौन होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्योंकि ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम लोग सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे पढ़े हुए रहते हैं ना, तो यहाँ पर जब रिडक्शन होता है इसका, एच एच आते हैं तो यहाँ पर CH2 NH2 ऐसे सब बनती है, इमीन बना देता है ये। तो जब ब्रेक होता है तो उस टाइम में रिडक्शन प्रोसेस में ब्रेक होता है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, हालांकि वीक बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, टूट सकता है वो, ठीक है, और टूटता है तभी तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, तो टूट सकता है। लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, बात मैं बता दिया, ठीक है। तो ये बात हमें जानना है, इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबो सर्करस फॉस्फेट समूह सब ग्रुप होते हैं, उसी का पॉलीमर होता है। इसके अलावा और देखते हैं, डीएनए के ऋण या पद जो रहते हैं शर्करा प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनी रहती है, शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बने रहते हैं, बात बता दिया। श्रृंखला द्वारा बनाई जाती है, नाइट्रोजन बेस जोड़े के चरण बनाते हैं, मतलब स्टेप को बनाए हुए रहते हैं। नाइट्रोजन क्षारों में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन होते हैं।
यूरेसिल अनुपस्थित होता है। तो याद रखना डीएनए जब भी आएगा तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस एब्सेंट रहते हैं पूछेंगे, तो यूरेसिल एब्सेंट रहती है, सीधी सी बात है, याद रखना। और यूरेसिल किसका भाग होता है, पैरिमिडिन का ही पार्ट है वो, ठीक है। यहाँ से देखें थाइमिन है ना, यहाँ पर देखो थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एडेनिन जोड़े जाते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यहाँ से देख भी सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें याद भी रहेगा। तो 2 सीढ़ी का ऐसे क्या है लाइन है, उसी में स्टेप बने हुए हैं इससे। तो फिर बोलोगे कि रेप्लिकेशन होता होगा उस टाइम में, डीनेचुरेशन होता होगा तो क्या ब्रेक होते होंगे, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटेंगे, ऐसे टूट जाते हैं सभी हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक होंगे और ब्रेक होके ही दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। डीएनए का डीनेचुरेशन बोलते हैं, डीनेचुरेशन एनेलिन एक्सटेंशन पीसीआर, है ना। पीसीआर में अभी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। उसके अलावा डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो भी ये दोनों सेपरेट होते हैं और अपने नया नया क्या बना देते हैं, नए नए एक और स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए का। तो इसमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना। तो याद रखें, है ना, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर भी हम लोग देखे थे ऐसे। तो ये बात है, ठीक है। तो उसके आगे और जानते हैं। यह फास्फेट अणु एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 3 कार्बन को अगले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 5 कार्बन से जोड़ता है। एक फास्फेट अणु एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 3 कार्बन को दूसरे अगले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 5 कार्बन से जोड़ती है। यहाँ पर देखो 3 ग्रुप है, यहाँ पर 5 ग्रुप है। तो ये 3 और 5 क्यों लिखते थे पता है, ये शुगर के तीसरे नंबर के कार्बन से यदि वो जुड़ती है ना तो 3 है इधर, और इधर शुगर के 5वें नंबर से कार्बन से जुड़ती है क्या है 5 इधर कहानी उल्टी है, इधर का 5 कार्बन जो है यहाँ पर 5वां कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, कौन सा, ये फास्फेट है। शुगर से जब फास्फेट जुड़ रही है तो इसके बीच में बॉन्ड भी बनता होगा, अभी बॉन्ड भी पढ़ेंगे, तभी याद रखना कि इस 5वें कार्बन से जुड़ी है इसलिए 5 वाला ये है एंड, और ये वाला तीसरे कार्बन से जुड़ी इसलिए 3 एंड होती है। ये बात हमें जानना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसी में है ना माथा पच्ची करते रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना कि शुगर के जिस कार्बन से फास्फेट जुड़ता है वही 3 हो जाता है ना। तो तीसरे से जुड़ता है 3, 5वें से जुड़ता है तो 5, इधर क्या है 3 और इधर भी क्या है 5 है, ठीक है। तो याद रखना इसको। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, शर्करा के फास्फेट और OH समूह के बीच का बंधन एक एस्टर बॉन्ड बनाती है। चूंकि दोनों तरफ एक एस्टर बंद होता है इसलिए फास्फोडाइस्टर बंद कहा जाता है। तो याद रखना है हमें कि देखो यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन, और ये क्या है फास्फेट। तो कार्बन है क्या, इस शुगर के साथ में बैंड बना रही है, शुगर है, तो फास्फेट और शुगर जब जुड़ती है तो एस्टर बॉन्ड बनती है इसके बीच में। कौन सी बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड बनती है, दोनों तरफ का मतलब देखो इधर भी बन रही है और इधर भी बन रही है, एक उधर भी बने, चूंकि ये तो ये भी फास्फेट है, ये भी फास्फेट है, तो फास्फेट इस शुगर के उस तरफ भी बन रही है, इधर भी बन रही है, तो ये दोनों तरफ ये भी क्या है एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड, चूंकि ये जो है दोनों शुगर, ये शुगर दोनों शुगर से जुड़ी हुई है इसलिए इसका नाम एस्टर बॉन्ड ना होकर ये क्या हो जाती है, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड हो जाती है। समझ आया कि नहीं, हम एक तरफ जब जुड़े रहेंगे तो एस्टर बॉन्ड है। तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड और उसकी भी संख्या हम लोग बता सकते हैं कैसे, जैसे इसमें इतने सारे हैं 1 2 3 4 ऐसे 4 दिए हैं मान लो स्ट्रक्चर बना के, तो हमें एस्टर बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या बता सकते हैं इसमें कैसे। देखो इधर से जब जुड़ी है ये फास्फेट, मतलब यहाँ से एक और फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता, ये भी क्या है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। जबकि ये दोनों देखो ये फास्फेट है, ये फास्फेट में 2 तरफ से जुड़े हैं, ये वाला फास्फेट भी क्या है 2 तरफ से, ये वाले से, ये वाले फास्फेट भी क्या है दोनों तरफ से जुड़े हैं। तो ये जो तीनों फास्फेट है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना, ये वाला है ना इधर से जुड़ा है, ये वाला फास्फेट जो रहेगा एस्टर बॉन्ड हो जाएगा इसके लिए, और ये वाले फास्फेट के लिए भी एस्टर बॉन्ड, जबकि इनके लिए इन तीनों के लिए क्या हो जाएंगे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड हो जाएंगे, डाई एस्टर बॉन्ड। एस्टर जानते हो एस्टर, है ना, ईस्टर को याद रखना, ठीक है। तो ईस्टर में हम लोग को पढ़ना रहता है, ईस्टर बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर हम बायो में बात करते हैं शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो ईस्टर बॉन्ड है। वो इधर की एक तरफ बस बनी रहती है तो ईस्टर है, दोनों तरफ बनते हैं इसलिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाती है। तो ये बात हमें याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो एक बॉन्ड को तो हम लोग जान गए, दूसरा और बॉन्ड है। तो शर्करा और नाइट्रोजन बेस के बीच बंधन को हम लोग एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर अब देखो
शुगर और फास्फेट के जुड़ने से एक नई संरचना बनती थी, इसीलिए एस्टर बॉन्ड था वो। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे। तो ये बात याद रखना कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि शुगर जब जुड़ती है किससे, नाइट्रोजन बेस से, और जुड़ के क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। इन्हीं लोग तो न्यूक्लियोसाइड बनाए हुए रहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जब बनती है तो उस टाइम में कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो ये बात याद रखना, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है, तो बात भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं बीडीएनए में एक पूर्ण मोड़ में 10 चरण होते हैं, यानी कि 10 आधार जुड़े होते हैं। एक पूर्ण मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, अर्थात प्रत्येक चरण के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक चरण में स्ट्रेंथ 360 पूर्ण मोड़ के लिए 360 डिग्री में बदल सकती है। तो देखिए कैसे है ये बात बोल रहे हैं कि देखो ये जो पूरा हेलिक्स है, हेलिक्स में हम लोग जब भी लेंथ के बारे में जानेंगे तो लेंथ में क्या होती है, ये ऐसे हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमें ये पता चलेगा कि एक है यहाँ पर ये जो रहती है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स जो रहती है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो रहती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ये है, ठीक है। इसको हम लोग हेलिक्स लेंथ भी बोलते हैं, हेलिक्स लेंथ मतलब एक पूरे घुमाव के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अब इस डिस्टेंस के बीच में यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितने नाइट्रोजन बेस रहते हैं, तो जैसे मान लो एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ये है। तो यहाँ पर है ना टोटल ऐसे ऐसे है कितने, तो 10 नाइट्रोजन बेस है। कितने हैं, 10 नाइट्रोजन बेस। मतलब एक हेलिक्स में 10 स्टेप है, सीढ़ी में 10 पैर जैसे रहते हैं जिसमें हम लोग, तो वो कितने हैं, 10। और इन एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पर एक सीढ़ी के इस पद से इस पद के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजन बेस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस, या टू नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं सिक्वेंस में। सक्सेसिव बोलेंगे तभी सही है ना, सक्सेसिव नहीं बोलेंगे और इसका इसका बीच बोलेंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा वो तो इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस, टू सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस, यानी कि दो क्रमागत नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी बोलेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होती है, या तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। मतलब देखो इसमें ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम वगैरह में जानते हैं। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ है, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर होती है ना। चाहे हम एंगस्ट्रॉम में बोले या नैनोमीटर में बोले, बाकी एक ही है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी है, तो 0.34 नैनोमीटर है या 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसके बीच में कितने नाइट्रोजन बेस है, 10। तो हम लोग इसको इंटू कर देते हैं, तो ये दोनों से जो मिलकर आई हुई रहती है वो यही है, 3.4 नैनोमीटर। सबसे इंटू बस तो किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं ना, तो ऐसे याद रखना है हमें, तो यही है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं उपापचयज। उपापचयज का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, यहाँ तक हो गया। मेटाबॉलिज्म को देखें यहाँ से, देखो क्या होती है, ये सब जो रहती है उसको भी हमें थोड़ा जानना रहता है। जीवित प्रणाली के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है ना, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, जैव रासायनिक प्रक्रिया। ये क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो चयापचय का गठन करते हैं, उदाहरण स्वरूप अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर अमाइन बनाना, एक न्यूक्लियोसाइड आधार में अमीनो समूह को हटाना, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना। मतलब जो भी चीजें होती है ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चाहे उसमें कोई चीज बनती होगी या कोई चीज टूटती होगी, वो सब मैटर नहीं करता, वो सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कुल मिलाकर उपापचय जो होती है, इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये दो चीजों से बनी हुई रहती है, या तो बनने वाली चीज को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और इसका हिंदी देख लेना भाई, है ना, कैटाबॉलिज्म। उपचय और अपचय बोलते हैं इसको, उपचय, और इसको बोलते हैं अपचय। अपचय है ये, मतलब इसमें क्या होती है, कोई चीज बनती है, सीधी सी बात याद रखना, बनना या बनती है कोई चीज, और इसमें क्या होता है, टूटती है, ये बात याद रख लेना, टूटती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई खाना है, भोजन है ना, भोजन से क्या मिला, ग्लूकोज, तो भोजन क्या हुआ, टूटा, टूटती है। तो भोजन का टूटना क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म।
कैटाबोलिज्म, जबकि ग्लूकोज से बन जाती है क्या, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन संचित भोजन होता है, तो बन रही है ग्लूकोज से, तो इसको बोलेंगे क्या, एनाबोलिज्म। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं श्वसन और दूसरा प्रकाश संश्लेषण में बात करें, प्रकाश संश्लेषण, तो चलो बताओ श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में कौन एनाबोलिज्म है, कौन कैटाबोलिज्म है। तो जिसमें बनती, श्वसन में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो ये क्या है, कैटाबोलिज्म, जबकि प्रकाश संश्लेषण में बनती है तो एनाबोलिज्म है। तो बनना और टूटना के बेस में हम लोग बता सकते हैं, और दोनों को मिला देंगे क्या, तो मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है सब में देखो, जैसे यहाँ पर फूड खाना खाए, ये सब बहुत सारा केमिकल एनर्जी सब रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बने, वाटर बने, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, फैट, अदर वगैरह सब मिल गया, इससे एटीपी बने, बॉडी के एनर्जी के लिए जरूरत पड़ा, हीट के रूप में कुछ लॉस हो गया, ये सब मेटाबॉलिज्म के क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, और सेल के अंदर सब चलने वाली प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म, तो हमें याद रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज ऐसे होती है, जैसे ग्लूकोज का हम लोग ब्रेकडाउन हम लोग पढ़ते रहते हैं, कहाँ पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, रिंग रिएक्शन होते हैं, क्रेब साइकिल चलते हैं, टीसीए साइकिल, फिर उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या मिलता है, हमें एटीपी मिलती है। तो उन सब प्रक्रियाओं को बताया है। उपापचय प्रतिक्रियाओं के मध्यवर्ती उत्पादों को मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, जो बीच में मध्यवर्ती बनते हैं उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। चयापचय मार्ग में मेटाबोलाइट्स के प्रवाह के ऑटोमोबाइल यातायात की तरह एक निश्चित दर और दिशा होती है। इस मेटाबोलाइट प्रवाह को शरीर के घटकों की गतिशील अवस्था कहा जाता है। मतलब देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप टूटते हैं, डायरेक्ट सीधा एक ही बार में हथौड़ा लेंगे और ऐसे तोड़ देंगे और टूट के है ना सब बिखर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है, इसके बाद ये बनेंगे, इसके बाद ये बनेंगे, तो सब फिक्स्ड है। ठीक है, तो एक निश्चित प्रवाह होती है, एक निश्चित दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये बात हमें जानना है। तो देखो मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं, तो मेटाबोलाइट्स के बारे में अभी देखिए क्या, कि चयापचय मार्ग में मेटाबोलाइट्स के प्रवाह के, है ना, यहाँ पर देखिए चयापचय प्रक्रिया मध्यवर्ती उत्पादों को मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मतलब देखो जैसे ग्लूकोज का मेटाबोलाइट्स क्या है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, तो मध्यवर्ती पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। मेटाबोलाइट दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेटाबोलाइट्स और क्या होते हैं, द्वितीयक या माध्यमिक, है ना, बोलते हैं इसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। उनके पास शारीरिक प्रतिक्रियाओं में पहचानने योग्य कार्य है और जीवन के लिए आवश्यक कार्य, जैसे अमीनो एसिड, शर्करा, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और विटामिन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को याद रखना कि जो जिसका डायरेक्टली यूज होता है, याद रखना डायरेक्टली यूज होने वाले, मतलब भाई इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सीधा श्वसन पथ में चले जाएंगे यदि इसको टूटना है तो डायरेक्टली यूज होती है इसकी, तो वैसे वाले को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक मेटाबोलाइट। लेकिन जो है ना सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते, वैसे वाले को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वे सामान्य वृद्धि, विकास, प्रजनन में सीधे शामिल नहीं होते, जबकि इन लोग सीधे शामिल होते हैं। डायरेक्टली यूज होने वाले को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो डायरेक्टली यूज नहीं होते उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जैसे कि कौन कौन से, पौधे, कवक और माइक्रोबियल कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स में नहीं रहते, हमारे अंदर में नहीं है, वो किसमें है, पौधे में, कवक में, माइक्रोबियल्स का मतलब जो माइक्रोब्स है, जीवाणु वगैरह, उन सब में पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन से, तो एल्कलॉइड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, या एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। उसके अलावा विषाक्त पदार्थ वगैरह जो है, लेक्टिन्स है, ड्रग्स है, ये सब चीज होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। भाई इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका है क्या, कि इसको तो हम लोग कहीं कहीं देखे हैं, सबसे छोटा रूप है ये। अमीनो एसिड प्रोटीन के सबसे छोटे रूप है, प्रोटीन इसी से बने रहते हैं। शर्करा, पॉलीसेकेराइड इसी से बने हुए रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, दो ही न्यूक्लिक एसिड है। उसके अलावा लिपिड, फिर आर बच गए तो क्या, विटामिन। तो 3-4 लोग ही है इसमें, 4-5, उसके अलावा बाकी लोग देंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को छाटने के लिए, तो आराम से छाट सकते हैं इसमें से, क्योंकि इन लोग सिंपल फॉर्म में डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, इन लोग डायरेक्टली यूज नहीं होते, और इन लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखे हुए रहते हैं, देखो जटिल संरचनाएं बनाई हुई है, जबकि इन लोग सिंपल संरचना में रहते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, देखना। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या बोल सकते हैं द्वितीयक उपापचयज बोलते हैं इसको, द्वितीयक होती है। तो कौन कौन से उदाहरण दिया है, पिगमेंट, पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन को हम जानते हैं, ये दो पिगमेंट है। एक ये होती है फैट सोलूबल होते हैं, कौन, कैरोटीन जो होती है फैट सोलूबल होती है, सोलूबल क्या होते हैं पिगमेंट, जबकि इन लोग होते हैं एंथोसाइनिन वाटर सोलूबल पिगमेंट है, वाटर सोलूबल पिगमेंट। जैसे गाजर वगैरह, पपीता में देखना है कैरोटीन कंटेन कैरोटीनॉइड्स, जबकि इन लोग क्या है, कंटेन एंथोसाइनिन।
ठीक है। गाजर को धो के देखना, पानी का रंग नहीं बदलता, पानी का रंग नहीं बदलेगा। जबकि ना कोई फ्लावर वगैरह, जैसे जामुनी कलर का फ्लावर है, वायलेट कलर का, उसको पानी में डुबा के देखना, पानी का कलर बदलेगा। पानी का कलर बदल जाता है फ्लावर को डालने से, या फ्लावर को नहीं भी डालेंगे, जामुन वगैरह को डालेंगे तो भी उसका पानी का कलर बदल जाएगा। जिसमें भी एंथोसाइनिन होंगे, वाटर सोलुबल पिगमेंट है ये, पानी में घुल जाएगा, जबकि इन लोग फैट सोलुबल पिगमेंट है, फैट में घुलेगा ये। मतलब तेल में डालेंगे ना तो घुल जाएगा। समझ आया कि नहीं हम? दूसरा एल्कोलाइड्स होते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो मार्फिन एंड कोडीन है ना, मार्फिन, मार्फिन, MOR, मार्फिन एंड कोडीन, क्या होती है? कोडीन। तो इसको याद रखना, एल्कोलाइड्स होती है। तो ACM से याद रख लेना, ACM, CM को है ना कुछ भी बोल दो तो ACM बोल देना, है ना, ACM। जैसे RCM होता था पहले, वैसे ACM से याद रखना। एल्कोलाइड कौन कौन होते हैं? कोडीन एंड मॉर्फिन क्या होती है? एल्कोलाइड्स होते हैं। उसके अलावा टर्पेनॉइड्स, देखो टर्पेनॉइड्स में दोनों नाम सेम ही सेम जैसे हैं। टर्पेनॉइड्स मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। तो टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन होती है, डाइटर्पिन। तो DMT या TMD है ना, DT कुछ भी से याद रखना, TDM से याद रख सकते हैं इसको। DM तहसीलदार, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे कुछ भी याद कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी टर्पेनॉइड्स में सीधा सीधा एग्जांपल मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, बस। एसेंशियल ऑयल तेल होती है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल तेल, लेमन ग्रास नींबू घास तेल जानते हैं, लेमन ग्रास होती है, ऐसे ग्रास रहती है, उसको चाय वगैरह जब पीते हैं तो उसमें डाल के ऐसे बना के, जैसे अदरक डाल के पीते हैं तो इसको भी डाल के पी सकते हैं। मैंने इसका डायग्राम भी दिया होगा लेमन ग्रास का, ठीक है। लेमन ग्रास ऑयल, ये लेमन ग्रास रहता है इधर ही है ना, देख सकते हैं। लेमन ग्रास ऑयल जो होती है आवश्यक तेल होती है। उसके अलावा डिटॉक्सिक पदार्थ होते हैं, मतलब विषाक्त पदार्थ कौन से? एब्रिन रिसिन जो होती है, ड्रग्स होते हैं, मतलब विषाक्त पदार्थ होते हैं इन लोग, एब्रिन रिसिन। उसके अलावा लेक्टिन्स होती है, कॉनकोल्विन ए है ना, ये पूछा भी गया है नीट में, कॉनकोल्विन ए क्या होती है पूछा था, तो लेक्टिन्स होती है, इंपॉर्टेंट था, है ना। ड्रग्स, विन ब्लास्टिन, कुरकुरुमिन जो होते हैं ड्रग्स, मतलब मेडिसिन के रूप में यूज होती है। और बहुलक पदार्थ होते हैं जैसे रबड़ वगैरह, गम वगैरह जो रहती है, गम गम, गम मसूड़े नहीं, रबड़, गम या सेलुलोज वगैरह जो रहती है वो क्या रहती है? बहुलक पदार्थ होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, मॉर्फिन, कोडीन ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम। ओपियम क्या कहते हैं? अफीम है, ठीक है, अफीम से निकाला जाता है। अफीम के लेटेक्स वाला जानते कि नहीं जानते? ये सब हेरोइन वगैरह को लेटेक्स के निर्जलीकरण से हम लोग प्राप्त करते थे, एसिटाइलेशन से, मॉर्फिन के, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़े हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह जो है दिया है, सिनेमोन दिया है ना, क्लोवर्स दिया है, मतलब लौंग दिया है, तो कंटेनिंग टर्पिनट, टर्पिनट्स ये सब होते हैं। उसके अलावा लेमन ग्रास ऑयल को भी यहाँ पर दिखाया गया है, वहाँ से निकलती है। उसके अलावा जो पढ़ रहे हैं उसे तो देख रहे हैं हम लोग। एब्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोजरी पी से निकाला जाता है। रिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसिनस प्यूमिनस कैस्टर से, कैस्टर ऑयल है ये, कैस्टर से निकालते हैं, है ना। इसको देखे होंगे, इस इधर ऐसे रहती है। उसके अलावा ये है कॉनकोल्विन ए, ये क्या है? जैग बीन से प्राप्त किया जाता है, जैग बीन है ये वाली, उससे प्राप्त किया जाता है कॉनकोल्विन ए को, तो लेक्टिन्स होती है। उसके अलावा है ना, विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द विनका रोजिया नामक फ्लावर से, इससे ऑब्टेन किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट है ये, एंड औषधि गुण होती है इसके अंदर में। उसके अलावा कुरकुरोमिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द टर्मरिक, हल्दी से निकाला जाता है, हल्दी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर से, कुरकुरोमिन निकाला जाता है। रबड़ का एक पौधा प्लांट रहता है, रबड़, है ना, रबड़ में से कट लगा दिए रहते हैं उसके प्लांट में, जो भी रबड़ बना हुआ रहता है ना, रबड़ वो इसी से बना रहता है, उसके से रबड़ एंड लेटेक्स, गम वगैरह ये जो देखे होंगे, गम निकलते हुए दिखाई देते हैं किसमें? पेड़ वगैरह से, तो ये गम है। बहुत सारे मार्ग है ऐसे उपापचय के मार्ग, ये उपापचय में जुड़े मल्टी स्टेप रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है ना, इन सब से होकर पूरा गुजर के जाके टूट के एटीपी बनाता है। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये किसको बता रहा है? ये पूरे, ये ग्लाइकोलाइसिस उन सबको कनेक्ट कर दिया है, ग्लाइकोलाइसिस से लेकर पूरे हर एक चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। वही चीज है, लास्ट में एटीपी वगैरह सब बन जाती है, और वही एटीपी सब हिस्सा होती है न्यूक्लियोटाइड का। एटीपी न्यूक्लियोटाइड ही है एक्चुअल में, तो न्यूक्लियोटाइड ही बनाते हैं लास्ट में, वही जीवन है, और ठीक है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवे बता दिया। एनाबॉलिक में वही है ना, बनने वाली कोलेस्ट्रॉल जो एसिटिक एसिड बन जाती है, अमीनो एसिड प्रोटीन में बदल जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं एनाबॉलिक होती है। जबकि श्वसन या ग्लूकोज वगैरह जो रहती है कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, विनाशकारी प्रक्रिया, ऊर्जा जारी करती है कैटाबॉलिक में, जबकि इसमें ऊर्जा की खपत होती है। कोई भी चीज बनते हैं तो ऊर्जा लगती है, कोई भी चीज टूटता है तो ऊर्जा खपत होते जाती है ना। तो दोनों प्रोसेस को बता दिया है, तो याद रखना है। और भी
उपापचय मार्ग में अपचय के माध्यम से जहरी ऊर्जा को रासायनिक बंध के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब जरूरत होती है तो इस बंधन की ऊर्जा का उपयोग जैव संश्लेषक या असमाटिक और यांत्रिक कार्यों के लिए किया जाता है। जीवित प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मुद्रा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी एक्चुअल में होती क्या है? न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड ही एटीपी है, यही एनर्जी देती है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज को हटा दिए नीट सिलेबस से, वो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना वही बस है, ये तो है ना एक्स्ट्रा है। जैसे जीवित अवस्था लिविंग स्टेट के बारे में भी है, ये भी इसको हटा दिए हैं, लेकिन है ना थोड़े देख लेते हैं थोड़े। ये जीवों में मेटाबोलाइट्स विभिन्न सांद्रता में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज की रक्त सांद्रता 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर होती है। देखो ग्लूकोज जिसको डायबिटीज है ना उसको चेक करने के लिए पहले रेफरेंस लेते हैं रेंज, तो इतना रेंज नॉर्मल रेंज है 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर होती है। हार्मोन की सांद्रता नैनोग्राम है ना ml होती है, नैनोग्राम में, इसका नैनोग्राम पर ml में रहती है। नैनोग्राम मतलब बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होती है। और इसका रहता है कितना? मिलीमोल पर लीटर में होते हैं 4.2 से लेकर 6.1। जब ये बढ़ गया रहता है डायबिटीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा संतुलन पर सिस्टम काम नहीं कर सकते, इसलिए जीवित अवस्था लगातार काम करते हैं, इसलिए वे संतुलन तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात जीवित अवस्था कार्य करने के लिए सक्षम होने के लिए एक असंतुलित स्थिर अवस्था है। जीवन प्रक्रिया संतुलन के लिए गिरने से रोकने के लिए एक निरंतर प्रयास है। यह चयापचय से प्राप्त ऊर्जा इनपुट द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए चयापचय के बिना कोई जीवित अवस्था संभव नहीं है। मतलब बोल क्या रहे हैं, देखो क्या होती है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम जब हम पढ़े हुए रहते हैं तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है ए से यदि कोई चीज बी बन रही है तो बी से ए की ओर बनती है इक्विलिब्रियम। लेकिन जीवित अवस्था में कभी भी इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई जितना बनेगा उतना टूटेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ आया? कुछ जो है हीट के फॉर्म में हमेशा लॉस होते रहते हैं। तो जीव अवस्था कभी भी है ना इक्विलिब्रियम या संतुलन अवस्था में नहीं आ सकते, है ना। अर्थात जीवित अवस्था कार्य करने के लिए सक्षम होने के लिए, कार्य करने के लिए सक्षम होने के लिए मतलब कार्य करेंगे, इसके लिए एक असंतुलित स्थिर अवस्था होती है। मतलब इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे? नॉन इक्विलिब्रियम में रहती है, नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होंगे कि हमेशा इसमें कोई ना कोई चीज बनेगी। जैसे मान लो एनाबोलिज्म में 10 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, तो कोई जरूरी कि 10 मॉलिक्यूल टूटेगा। तो कैटाबोलिज्म में 2 ही मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, और इसमें क्या रहे? बन रहे हैं। तो ये जीवित अवस्था जो होती है बॉडी को बनाने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट को कभी फॉलो नहीं करती, यही जीवित अवस्था होती है। तो ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एंजाइम्स और बचे हैं, तो है ना इस सब पे पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करके रखना नीट जोन के डब्ल्यू डी को। ठीक है, थैंक यू।